सुना है मैंने। बिल्कुल सुना। तो रेट ऑफ द रिएक्शन वो टॉपिक है जो ओ लेवल से शुरू हुआ था, फिर एएस से होता हुआ अब आया है ए टू पे। ठीक है। तो इसमें कोशिश मेरी ये होगी कि मेरा ज्यादा एम्फेसिस हो ए टू वाली चीज में, जिसमें हमारा मकसद है कि हम आपको सिखाएं हाउ टू कैलकुलेट ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। लेकिन जाहिर है ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन से मतलब पहुंचने से पहले हमें कुछ चीजें रिविजन करनी पड़ेंगी, तो वो अब साथ साथ आती भी जाएंगी और हमारा डिस्कशन होता भी रहेगा। ठीक है। तो जहन में ये रखना है कि हमने अपना ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन सीखना है, बाकी सारी चीजें साथ साथ हमारी चलती रहेंगी। तो स्टेप वन हमारे पास रेट बेसिकली हम किस तरह से निकालते हैं या क्या होता है। तो रेट ऑफ द रिएक्शन इज द मेजर ऑफ द यू नो rate of decomposition of reactants, or basically how many products are there. Rate in simple terms हम अगर define करें, so that's what, that's amount जिसे आप किसी भी तरह से moles, concentration, किसी भी तरह से एक्सप्रेस करें, amount of reactants consumed, ठीक है, और products formed per unit time में एक्सप्रेस करते हैं। दैट मीन्स बेसिकली जेनेरिकली स्पीकिंग हाउ फास्ट और हाउ स्लो अ रिएक्शन इज। स्पीड की हम बात कर रहे होते हैं, राइट। तो अगर हम ये कहते हैं कि एक सब्सटेंस रिएक्टिव है और एक सब्सटेंस नॉन रिएक्टिव है, या एक सब्सटेंस लेस रिएक्टिव है, एक सब्सटेंस हाईली रिएक्टिव है, ये सारी टर्म रेट ऑफ द रिएक्शन को डिटरमिन करने के लिए, रेट ऑफ रिएक्शन को एक्सप्रेस करने के लिए यूज हो रही होती है। तो रेट ऑफ द रिएक्शन का मतलब ये होगा कि कितनी तेजी से रिएक्टेंट्स चेंज हो रहे हैं और कितनी तेजी से प्रोडक्ट्स चेंज हो रहे हैं। इन सिंपल टर्म्स, रिएक्टेंट्स खत्म हो रहे हैं, प्रोडक्ट्स बन रहे हैं। ये बताएं, ये बात समझ में आती है? यस सर। अच्छा, अब इसके अंदर जो हमारा स्टैंडर्ड होगा वो ये होगा कि जब भी हम रेट ऑफ द रिएक्शन की बात करेंगे, तो हम इंटरेस्टेड होंगे कॉन्सेंट्रेशन पर यूनिट टाइम में। अब कॉन्सेंट्रेशन पर यूनिट टाइम का क्या मतलब है, कितनी तेजी से कॉन्सेंट्रेशन चेंज हो रही है पर यूनिट टाइम। कॉन्सेंट्रेशन किसकी चेंज होती है रिएक्शन में? दो चीजों की। रिएक्टेंट्स रिएक्ट करके प्रोडक्ट बनाते हैं, प्रोडक्ट्स बन रहे होते हैं, रिएक्टेंट्स खत्म हो रहे होते हैं। तो अगर हम ये कहते हैं कि कॉन्सेंट्रेशन चेंज हम मेजर करना चाहें, तो हम पूरे इक्विलिब्रिया, पूरे एक रिएक्शन से किसी एक सब्सटेंस का भी चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम मेजर कर लें, तो हमें ये पता चल जाएगा कि हमारा जो रेट ऑफ द रिएक्शन है वो किस तरह से प्रोसेस करता है, किस तरह से प्रोसीड करता है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अच्छा, वो फैक्टर्स जो रेट को अफेक्ट करते हैं वो हम सब जानते हैं, हमने पहले से पढ़े हुए हैं। एक दफा दोबारा से देख लेते हैं कि सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड्स, अगर हम एक चीज का पाउडर फॉर्म में ले लें और एक चीज का हम सॉलिड क्यूब ले लें, तो रेट कहाँ ज्यादा होगा? तो रेट यहाँ ज्यादा होगा, राइट, क्योंकि एरिया यहाँ कम होगा। टेम्परेचर इंक्रीज कर दें तो दुनिया के हर रिएक्शन के लिए टेम्परेचर जब भी इंक्रीज करते हैं, रेट ऑफ द रिएक्शन इंक्रीज होता है, क्योंकि इफेक्टिव कोलेजन इंक्रीज हो जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इफेक्टिव कोलेजन का क्या मतलब है, जिसे हम डिराइव करते हैं कोलेजन थ्योरी से। कोलेजन थ्योरी क्या कहती है? कोलेजन थ्योरी ये कहती है कि दुनिया के हर स्टेट ऑफ मैटर में पार्टिकल्स होते हैं, वो पार्टिकल्स जो है वो घूम फिर रहे होते हैं, उनमें कोलेजन होते हैं। तो अगर हम कोलेजन बढ़ा दें तो क्या होगा? तो पार्टिकल्स का चांस कि वो आपस में बॉन्ड बनाएंगे ज्यादा हो जाएगा। अगर वो कोलेजन कम कर दें तो पार्टिकल्स का चांस कि वो एक दूसरे से कोलाइड करके प्रोडक्ट बनाएंगे खत्म हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो कोलेजन बढ़ाना बेसिकली काइनेटिक एनर्जी का बात है। तो जब भी आप किसी भी सब्सटेंस की स्टेट ऑफ मैटर में काइनेटिक एनर्जी बढ़ाते हैं, हमेशा 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 टेम्परेचर के बढ़ने से ही होगा ये। तो रेट ऑफ द रिएक्शन हमेशा हमेशा आप कहेंगे कि बढ़ेगा, अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप होगा। कैटलिस्ट ऐड कर दें तो कैटलिस्ट के दो इफेक्ट्स होते हैं वैसे तो, लेकिन हमारा डिस्कशन एक ही के ऊपर होगा। एक होते हैं पॉजिटिव कैटलिस्ट, एक होते हैं नेगेटिव कैटलिस्ट। पॉजिटिव कैटलिस्ट एक्चुअली कैटलिस्ट होते हैं, नेगेटिव कैटलिस्ट इनहिबिटर्स होते हैं। तो कैटलिस्ट से क्या होता है फिर? तो कैटलिस्ट से हमें ये बात पता है, हमने ये बात पहले भी की थी, दोबारा से ले आते हैं। एक की टर्म है जो बार बार यूज होती है, वो क्या होती है? कैटलिस्ट का इफेक्ट होता है एक्टिवेशन एनर्जी पे। अगर तो एक्टिवेशन एनर्जी कोई भी कैटलिस्ट बढ़ा दे, इंक्रीज कर दे, तो एक्चुअल में नेगेटिव कैटलिस्ट। इसी तरह से अगर कैटलिस्ट एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज कर दे, तो वो एक्चुअल में पॉजिटिव कैटलिस्ट। इसकी एग्जांपल क्या है? हम ये कहते हैं कि भाई नाइट्रोजन और ऑक्सीजन रूम टेम्परेचर पे रिएक्ट नहीं करते, 25 डिग्री सेल्सियस पे रिएक्ट नहीं करते, देयर इज नो नाइट्रोजन साइड।
लेकिन यही नाइट्रोजन और ऑक्सीजन इन द प्रेजेंस ऑफ क्रोमियम ऑक्साइड 25 डिग्री सेल्सियस पे रिएक्ट कर जाता है। अब इस क्रोमियम ऑक्साइड ने क्या किया, इस क्रोमियम ऑक्साइड ने इनका इफेक्टिव कोलेजन पॉसिबल कर दिया उस टेम्परेचर पर जिस टेम्परेचर पर पहले रिएक्शन नहीं था। तो इसने क्या किया, इसने एक्चुअल में पॉजिटिव कैटलिस्ट के तौर पे एक्ट किया, यानी कि वो काम करके दिखा दिया जो नॉर्मल कंडीशन पे नहीं हो सकता था। तो अच्छा काम किया, चलो एक्टिवेशन एनर्जी कम हो गई इसकी। लेकिन अगर हम चाहते कि भाई ये 25 पे भी रिएक्ट ना करे तो कैटलिस्ट हटा दें, तो रिएक्शन नहीं होगा। तो नेगेटिव कैटलिस्ट भी यूज होते हैं रिएक्शन में और पॉजिटिव कैटलिस्ट भी यूज होते हैं। कैटलिस्ट बेसिकली क्या करता है, एक्टिवेशन एनर्जी को अप और डाउन। फिर आपने गैस इक्विलिब्रिया पढ़ा था कि अगर आपके पास कोई गैस का रिएक्शन है, उसमें अगर आप प्रेशर बढ़ाएंगे तो ऑब्वियसली बात है गैस के प्रेशर बढ़ने से क्या होगा, गैस का जो इफेक्टिव कोलिजन है वो बढ़ जाएगा। तो गैस का अगर इफेक्टिव कोलिजन बढ़ जाएगा तो ओवरऑल रेट ऑफ द रिएक्शन बढ़ जाएगा। हाँ, बच्चे एक गलती करते हैं, बच्चे ये गलती करते हैं, जब भी वो रेट समझते हैं ना, उनके जहन में आ जाता है, पता नहीं क्यों आ जाता है, रिवर्सिबल रिएक्शन। क्योंकि उन्होंने इक्विलिब्रिया पढ़ा होता है, इक्विलिब्रियम के अंदर वो बार बार रेट ऑफ फॉरवर्ड रेट ऑफ बैकवर्ड कर रहे होते हैं, तो लिंक कर देते हैं। मैं अभी किसी भी किस्म के रिवर्सिबल रिएक्शन की बात ही नहीं कर रहा, मैं सिंपल एक केमिकल रिएक्शन की बात कर रहा हूँ। वो रिवर्सिबल भी हो सकता है और वो इरिवर्सिबल भी हो सकता है, ये समझना है। ये फैक्टर्स जहन में रखते हुए आपने सिर्फ रिवर्सिबल रिएक्शन नहीं सोचने। अच्छी बात तो ये है कि आप हमेशा सोचें कि भाई ये फैक्टर्स हैं इरिवर्सिबल रिएक्शन के लिए, सिंपल। लेकिन जब रिवर्सिबल रिएक्शंस पढ़ेंगे तो इन फैक्टर्स में क्या क्या चेंजेस आती हैं, जैसे प्रेशर के अंदर आपको याद होगा कि एक साइड होती थी जिसमें मोर वॉल्यूम होते हैं, एक साइड होती है उसमें लेस वॉल्यूम होता है। तो इंक्रीज इन प्रेशर फेवर्स द साइड विद लेस वॉल्यूम, डिक्रीज इन प्रेशर फेवर्स द साइड विद मोर वॉल्यूम। या टेम्परेचर के अंदर भी होता था, एंडोथर्मिक है तो क्या होगा तो अभी मैंने कोई ऐसी बात नहीं, अभी मैंने सिर्फ डायरेक्ट रिलेशन लिखा। इसका मतलब है कि हम क्या, जो आपसे बातचीत वो सारी की सारी किस पे होगी, वो सारी की सारी होगी इरिवर्सिबल रिएक्शंस। कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा देंगे तो क्या होगा, तो रेट ऑफ रिएक्शन की, ये सारे वो फैक्टर्स हैं जो हम सबने सुने हुए भी पढ़े हैं। ये बताइए, ये बात समझ में आती है? लिखने की कोई जरूरत नहीं है, आपको स्लाइड्स मिल जाएंगी तो कोई टेंशन नहीं है, मुझे सिर्फ आपको समझाना है क्योंकि ये बड़ा मजे का इंटरेस्टिंग सा समझने वाला टॉपिक यस सर। है। अब आ जाएं, इसमें से सारी चीजें जो है वो वन एट अ टाइम डिस्कस होती जाएंगी। तो पहले हम स्टार्ट कर लेते हैं कि हम जब इस तरह का कर्व हम एज से देखते आए तो ये क्या शो करता है, थोड़ा सा रिव्यू कर लेते हैं। ये बना हुआ है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स विद मॉलिक्यूलर एनर्जी कर्व। तो हमारा ये मानना होता है कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स विद रिस्पेक्ट टू एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन थोड़े इस तरह से होते हैं, यानी कि बहुत सारे ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं किसी भी रिएक्शन के अंदर, किसी भी रिएक्शन में, बहुत इंपॉर्टेंट बात, बहुत सारे ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं किसी भी रिएक्शन के अंदर जिनके पास वो एनर्जी होती ही नहीं है जिस पे जाके रिएक्शन होगा। फॉर एग्जाम्पल, एक कंटेनर था, उसमें 100 रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स थे, ठीक है। तो उस कंटेनर के अंदर जो भी रिएक्टेंट था, लेट से वो रिएक्ट करता है 40 डिग्री सेल्सियस। आपने उसका 40 डिग्री सेल्सियस कर दिया टेम्परेचर। तो अब मैं ये कहता हूं कि 100 में से मोस्ट ऑफ 100, यानी कि एट 60+ मॉलिक्यूल्स ऐसे होंगे जिनके पास वो एनर्जी होगी ही नहीं कि वो रिएक्शन करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट, नॉट लीस्ट, मोस्ट। 60+ ऐसे होंगे इनके पास एनर्जी होगी नहीं कि वो रिएक्शन करें। क्यों? क्योंकि अभी मॉलिक्यूल्स पर एनर्जी मिलेगी, वो कोलाइड करेंगे, टाइम लगेगा, एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन होगी, फिर एक मॉलिक्यूल। इसलिए ये बात समझना बहुत जरूरी है। बहुत कम ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं, बहुत कम ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनके पास वो एनर्जी होती है जो रिएक्शन में इन्वॉल्व हो जाए स्टार्टिंग में। हाँ, फिर आप इसे बढ़ा सकते हैं, क्या क्या हरकतें कर सकते हैं, बहुत सारे काम कर सकते हैं आप। सबसे पहले तो आप एक्टिवेशन एनर्जी को क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। क्या ऐड करके, कैटलिस्ट ऐड कर दें, तो ये एक्टिवेशन एनर्जी यहाँ आ जाएगी। जैसे ही एक्टिवेशन एनर्जी कम होगी उससे क्या होगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग रिएक्शन विल इंक्रीज। और एक जो है वो, आप एक्टिवेशन एनर्जी कम कर दें और मॉलिक्यूल्स इंक्रीज हो जाएंगे, तो आपका रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता जाएगा। दूसरा फैक्टर क्या होता था, टेम्परेचर बढ़ा दें। टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होता है, तादाद, क्वांटिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स इट इंक्रीज। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट।
मॉलिक्यूल्स के पास जो क्वांटिटी होती है रिएक्शन करने की वो बढ़ जाती है, यानी कि ओवरऑल मॉलिक्यूल्स में मेजॉरिटी ऐसे हो जाते हैं जिनके पास एक्टिवेशन एनर्जी की सलाहियत हो, जो एक्टिवेटेड प्रोडक्ट बना सके, जो रिएक्शन में पार्ट ले सके। इसको समझने के लिए बड़ी सिंपल सी बात है, अगर हम एक रेलेवेंट एग्जांपल ले लें, हम कोई भी रिएक्शन कराना चाहते हैं, गैस मॉलिक्यूल्स हैं, लिक्विड मॉलिक्यूल्स हैं, सॉलिड मॉलिक्यूल्स, जनरल ऑब्जर्वेशन क्या है, हाई टेम्परेचर पे रिएक्शन इज फास्ट। जैसे आप सॉलिड टू सॉलिड रिएक्शन की बात कर लें, अगर एक सॉलिड आप हॉट मेटल बार ले लें, उसका आप एलॉय बनाएं, दूसरे सॉलिड जो है वो हॉट कॉपर बार से एलॉय बनाएंगे, एलिवेटेड टेम्परेचर पे बनेगा। लेस टेम्परेचर पे जहाँ पे वो मेल्ट ही नहीं होंगे वहां पे तो कुछ भी नहीं बनेगा। शुगर को पानी में डाल दें, हनी को पानी में डाल दें, किसी गैस को किसी सब्सटेंस के साथ दे दें, हमेशा इंक्रीज टेम्परेचर पे क्या होता है, ज्यादा फेवरेट प्रोडक्ट। तो ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये बताएं, ये बात समझ में आती है? यस सर। गुड। दूसरा फैक्टर कंसंट्रेशन वाला, बड़ा सिंपल है, रिव्यू बड़ा आसान है। क्या होता है भाई कंसंट्रेशन में? तो अगर हम विद रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट्स देखें, तो इस ग्राफ में रिएक्टेंट्स हमेशा स्टार्ट में मैक्सिमम है, यानी कि ए और बी दे आर बेसिकली रिएक्टेंट्स, राइट? ए और बी रिएक्ट कर रहे हैं, तो इनिशियली दे आर हैविंग अ हायर कॉन्सेंट्रेशन, एंड विद द पैसेज ऑफ टाइम दे आर डिक्रीजिंग 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 डिक्रीजिंग, और C becomes a product क्योंकि initially it was not available, with the passage of time it is increasing। दूसरी जो इसकी मतलब मस्ट नो है ना चीज, वो क्या है? ये कर्व तो सबको समझ में आ जाता है, लेकिन कर्व की जो बेसिक ग्रेडियंट है वो समझना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। ग्रेडियंट क्या शो करता है? ग्रेडियंट शो करता है रेट ऑफ द रिएक्शन। क्यों? क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन पर यूनिट टाइम हो जाएगा। तो अब ग्रेडियंट का मैक्सिमम है, देखो स्टार्ट पे मैक्सिमम होता है, हमेशा ग्रेडियंट स्टार्ट पे मैक्सिमम होता है, चाहे इंक्रीज के लिए पढ़ रहे हो चाहे डिक्रीज के लिए पढ़ रहे हो, स्टार्ट पे जब ये केमिकल रिएक्शन स्टार्ट होता है ना, रेट हमेशा मैक्सिमम। ऐसा कोई तरीका हो ही नहीं सकता कि आफ्टर आफ्टर द स्टार्ट ऑफ अ रिएक्शन रेट जो है वो मैक्सिमम हो जाएगी। इट विल बी ऑलवेज मैक्सिमम राइट एट द बिगिनिंग, एंड इट विल डिक्रीज ऑलवेज। कैसे पता चला? भाई आपको नजर आ रहा है इसका भी ग्रेडियंट डिक्रीज हो रहा है, टेंजेंट बनाते रहो। So when you draw tangents, they're decreasing, they're becoming more horizontal with respect to products। ठीक है, इसी तरह से अगर हम यहाँ जाएं so they are still becoming more horizontal if we talk about the reactants, so they are always decreasing regardless of the nature of the reaction, regardless of the temperature of the reaction, regardless of anything। तो हमेशा याद रखना कि at the instant reaction starts, it is going to have the most fastest rate of reaction, and as it progresses on and on and on, it will decrease। Ultimately, it will become constant। Ultimately, it will become constant। वो constant हो भी सकता है कि जीरो हो जाए, हो भी सकता है कि वो जीरो ना हो, तो वो कांस्टेंट तो होगा, लेकिन शुरू में वो मैक्सिमम। तो मैं इसको समझाने के लिए जो एग्जांपल देता हूँ ना, वो एग्जांपल देता हूँ कि फ्री फॉल होता है। अगर आप डाइव करें एक प्लेन में से, ठीक है, प्लेन में से आप डाइव करें, तो एट द मोमेंट यू डाइव यू एक्सपीरियंस मैक्सिमम फोर्स, मैक्सिमम एक्सेलरेशन। बट उसके बाद क्या होगा? उसके बाद जब रिएक्शन होता जाएगा तो स्लो स्पीड होती जाएगी, डिसेलरेशन होती रहेगी, पता नहीं 10 चीजें होती रहेंगी। ठीक है, तो स्टार्ट में मैक्सिमम होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना। ठीक है, आगे चलते हैं। रेट कैसे मेजर करते हैं? तो कॉन्सेंट्रेशन टाइम ग्राफ से मेजर करते हैं। ये आप नजर आ रहे हैं यहाँ पे, देर इज नो बिग डील। ये बता रहे हैं कि रेट के ऊपर जब आप ग्रेडियंट बनाते हैं, तो वो ग्रेडियंट आपको ये बताता है कि रेट ऑफ द रिएक्शन क्या है। यहाँ पे ये नजर आ रहा है, यहाँ पे आपको वो मैथमेटिकली ये बात शो कर रहे हैं हम कि भाई स्टार्ट पे ग्रेडियंट मैक्सिमम था, फिर आगे जा रहे हैं तो ग्रेडियंट डिक्रीज हो रहा है, तो वैल्यूज के साथ पूरा एनालिसिस यहाँ हो रहा है, जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। तो ये बात हुई है, कोई नई बात नहीं। अच्छा, अब आते हैं इसके अंदर हम जो चीज समझाना चाहते हैं वो थोड़ी सी मैथ्स है। तो जिस भी बच्चे को डर लगता है ना मैथ्स से, उसने डरना नहीं है, क्योंकि मैथ्स एज इन मैथ्स नहीं, मैथ्स एज इन केमिस्ट्री। तो सिंपल सी बात है, समझ में आ जानी चाहिए। तो अब यहाँ पे हम क्या ऑब्जर्व करते हैं? हम यहाँ पे ये ऑब्जर्व करते हैं कि भाई ये है रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ साइक्लोप्रोपेन एट डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ऑब्जर्वेशन। तो फर्स्ट ऑब्जर्वेशन, सेकंड ऑब्जर्वेशन, थर्ड ऑब्जर्वेशन हमने निकाला
रेट। तो हमें रेट में क्या नजर आ रहा है, एज कॉन्सेंट्रेशन इज डिक्रीज, नजर आ रहा है ना, डिक्रीज हो रही है बस। रेट पे क्या फर्क पड़ रहा है, रेट कम हो रहा है, राइट। 1 से 6 हो गया, 6 से फिर 3, 1 मिनट सर, 1 से 6 डिक्रीज कैसे हो गया, भाई एक्सपोनेंट -3 था और एक्सपोनेंट -4 था, तो वो बेसिकली डिक्रीज हो रहा है, आपको समझाना जरूरी है। लेकिन यहाँ पे जब जाते हैं 1 से 0.5, तो ये डिक्रीज उतना नहीं है जितना पहले था। तो अगेन वही बात है, स्टार्ट ऑफ द रिएक्शन में तो मैक्सिमम डिक्रीज होगा ना, फिर जैसे जैसे रिएक्शन आगे जाता है तो डिक्रीज तो होगा, लेकिन उतना डिक्रीज नहीं होगा जितना पहले होगा। तो ये चीज यहाँ पे, ये बताइए, बात समझ में आती यस सर। है? गुड। फिर तीसरी चीज ये आती है कि सर ठीक है, इसका मतलब अगर हम एक रिलेशन बनाए रेट का कॉन्सेंट्रेशन से, तो आप ये कहना चाहते हैं कि वो डायरेक्ट है। हाँ बिल्कुल डायरेक्ट है। अब उस डायरेक्ट रिलेशनशिप में 10 तरह के मसले हो सकते हैं। क्या क्या मसले हो सकते हैं, पहली चीज तो ये कि भाई अगर एक इक्वेशन बनाते हैं तो उसमें कोई ना कोई ज़ाहिर कांस्टेंट भी होना चाहिए। तो कांस्टेंट रेट कांस्टेंट होता है, जो यहाँ पे नजर आ रहा है, जिससे आप के सी करते रहते पहले शुरू में, के एफ अपॉन के वी। तो के रेट कांस्टेंट है तो उसका तो कोई डिस्कशन है नहीं, उसके तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता रेट के ऊपर। और उसके यूनिट्स वगैरह निकालने होते हैं तो वो हम एक इक्वेशन को सॉल्व करें। लेकिन जो चैलेंजिंग पार्ट है, जो रेट इक्वेशन होती है, वो रेट इक्वेशन बेसिकली डिपेंडेंट होगी हमारे एनालिसिस पे कि हमने जो रिएजेंट्स उठाए हैं। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं हमने उठाया था ए बी और इसने बनाया सी, तो ए के चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन से रेट पे कितना फर्क पड़ता है, बी के चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन पे रेट पे कितना फर्क पड़ता है। अब इसको थोड़ा तफसील से देखेंगे और समझेंगे, तो उसके लिए मुझे आपकी अनइंटरप्टेड अटेंशन चाहिए। तो मान लें कि भाई ए था और बी है और ये बना रहा है सी, ठीक है। हमने एनालिसिस किया, हमने कहा भाई रेट के हिसाब से अगर सोचा जाए तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी हो जाएगा स्क्वायर्ड। क्यों स्क्वायर्ड हो जाएगा, क्योंकि हमें नजर आ रहा है नंबर ऑफ मोल्स यहाँ है, तो ये हमने बना ली रेट इक्वेशन, ठीक है। ये तो बड़े मजे की चीज थी, इतना आसान काम था। अब आते हैं कि इसका हम ऑर्डर कैसे निकालते हैं। तो ऑर्डर निकालते हैं हम, जो हमारे पास एक्सपोनेंट्स होते हैं रेट इक्वेशन में, उनके सम से। एक्सपोनेंट है 1 और 2, तो 1 + 2 विल बिकम थर्ड। तो इसको इस रिएक्शन का जो ऑर्डर है वो थर्ड ऑर्डर है। यहाँ तक बात समझ में आती है, ये सिंपल सी बात है, होनी भी चाहिए। लेकिन असल में चीजें इतनी आसान नहीं है जितनी चीजें यहाँ पे दिखाई गई। मिसाल के तौर पर मैं आपसे ये कहता हूँ कि यार एक रिएक्शन में करवाना चाहता हूँ, रिएक्शन कराने के लिए मुझे क्या क्या चीजें चाहिए। तो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि मुझे चाहिए है ग्लूकोज, ठीक है, और मुझे चाहिए है साथ में क्या चाहिए, हाँ, साथ में मुझे चाहिए ग्रीन प्लांट, ठीक है, ग्रीन कलर चाहिए, ग्रीन प्लांट चाहिए। तो उससे वो बनाएगा भाई, क्या बनाएगा, बल्कि एक काम करो, उल्टा उल्टा आसान चीजें की बात। आसान मैं अपने लिए कह रहा हूँ, आप लोगों के लिए तो सभी आसान। तो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और पानी लेते हैं, ठीक है, और इससे बनाते हैं ग्लूकोज। तो मैंने ढेर सारा कार्बन डाइऑक्साइड एक टैंक में जमा किया, ढेर सारा पानी डालना शुरू किया, और मैं वेट करने लगा कि ग्लूकोज बन जाए और मैं अमीर हो जाऊँ, पाकिस्तान में मैं लगा लूँ फैक्ट्री, चीनी की फैक्ट्री, और पागल लोग सारे पाकिस्तानी चीनी खाते रहेंगे, खाते, पता भी है चीनी खाना इस जहर, फिर भी खाते रहेंगे। अभी ईद आएगी, मिठाई की दुकान पे नमाज से पहले लाइन लग जाएगी, पागल लोग, यानी कि डायबिटिक होंगे, गोलियां भी खा रहे होंगे, इंसुलिन भी लगा रहे होंगे, फिर भी मिठाई खा रहे होंगे। अल्लाह ताला हम सबको ऐसे नशे से महफूज रखे कि इतना मतलब मीठा। बच्चे हैं तो बच्चे समझते हैं हमने तो मिठाई खाई नहीं, माशाल्लाह से बच्चे बिस्किट्स खा लो तो चॉकलेट्स खा लो तो आइसक्रीम खा लो तो सब खा लो, जो हर जनरेशन में चीनी ठूस ठूस के, तभी तो जल्दी मर जाते हैं मैं बहरहाल। सर मैं मीठा खाती नहीं हूँ। अच्छी बात। डायबिटीज ठीक है। ये ये जो है ना बच्चे, ये बच्ची है अलिशबा, ये बच्ची जो है अजीम इंसान है, ये बच्ची जो है वो रोल मॉडल है, इसको फैला दो दुनिया में आग की तरह, कि ये वो बच्ची है जो जो छोटी उम्र की बच्ची है, अभी अंडे में से भी नहीं निकली, अभी यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म है जिंदगी में, और अभी से मीठा नहीं खाती। ये है अच्छी बच्ची। अब ये यानी कि जिसके खाने पीने की उम्र जिसको कहते हैं हम बच्चों की जिंदगी। अब यूनिसेल्यूलर का मतलब ये नहीं है कि ये 2 साल की बच्ची है, मतलब ये सही बात कर लेती है, चल फिर लेती है, इसको अम्मी अब्बा के सहारे की जरूरत नहीं है चलने फिरने के लिए, सही बोलती है। और सुन लें आप लोग सब कि ये चॉकलेट नहीं खाती, ये मीठा नहीं खाती, और ऐसे लोग जिंदा हैं दुनिया में।
तो खैर ग्लूकोज बना रहे हैं, अब मेरा एक्सपेरिमेंट बिल्कुल फेल हो गया क्योंकि ग्लूकोज बन ही नहीं रहा। अब मैं क्या करूं? अब मैं सोच रहा हूँ कि यार मेरे हिसाब से तो बनना चाहिए था, ये रिएजेंट्स हैं, लेकिन एक इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट मैं भूल गया। वो इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट क्या था? वो इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट था क्लोरोफिल, जो मुझे कलर की फॉर्म में अवेलेबल होता है विद इन प्लांट्स। वो तो मैंने दिया ही नहीं था इसे। तो plants they synthesize glucose with carbon dioxide and पानी, alongside they need sunlight। तो अब एक रिएक्शन देख कर, सिंपल देख कर, अगर मैं इक्वेशन लिखता तो मैं लिखता रेट ऑफ द रिएक्शन इज प्रोपोर्शनल टू कार्बन डाइऑक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन एंड पानी की कॉन्सेंट्रेशन इन सम रेट कांस्टेंट। तो भाई रेट तो जीरो आया, क्योंकि वो तो था ही नहीं, कंटेनर में तो कुछ हुआ ही नहीं। तो सवाल ये कि भाई इक्वेशन देखकर हमें रेट इक्वेशन नहीं बनानी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इक्वेशन देखकर रेट इक्वेशन नहीं बनानी। एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर कर कंफर्म करके कि जो लिखा हुआ है एक्चुअली वैसा हो भी रहा है या नहीं, सारे फैक्टर्स सामने रखकर फिर बनानी है रेट इक्वेशन। ये बताएं, बात समझ यस सर। में? तो रेट इक्वेशन बनाना सिर्फ देखकर बनाना इज नॉट पॉसिबल। You have to perform that chemical reaction, then only you will get to know that either that reaction is going to happen or not. That's one of the most important things. दूसरी चीज, रेट इक्वेशन हम जब बनाते हैं ना, तो हम हमेशा एक रिएक्शन में से वो वाला स्टेप निकालते हैं जो स्टेप होता है स्लोएस्ट स्टेप। ये भी बड़े मजे की चीज है। अब इसको समझने का भी एक तरीका है। भाई एक रिएक्शन है जो चार डिफरेंट स्टेप से पढ़ के होता है। जैसे अभी हमने, मैं आपको याद कराऊं, हमने कहा था बेंजीन और फिनोल, ठीक है, या कार्बोक्सिलिक और एसाइल, हमने सब पढ़े। हमने हर एक के रिएक्शंस भी पढ़े। हमने रिएक्शंस में डिफरेंट स्टेप्स किए। बेंजीन के अंदर किए, आपने अल्कोहल के अंदर भी किए थे, एस के अंदर, अल्काइल हैलाइड्स के अंदर भी किए थे, तो डिफरेंट स्टेप्स होता है, हमें ये बात पता है। अब हम ये कहते हैं कि यार हम ओवरऑल रिएक्शन अगर डिटरमिन करना चाहते हैं कि फास्ट है या स्लो है, तो वो कैसे डिटरमिन करेंगे? तो भाई उस पूरे रिएक्शन में जो सबसे स्लोएस्ट है वही बात करेंगे ना, ताकि हम ये फिगर आउट कर लें कि हाँ भाई इस रिएक्शन को होने में इतना टाइम लगता है। अब इसको समझने के लिए ऐसे कह लें कि मैं एक काम प्लान करना चाह रहा हूँ। वो काम प्लान ये है कि भाई मैंने जो है वो लेट से शॉपिंग पे जाना है। तो ये केमिकल रिएक्शन है कि शॉपिंग पे जाना है। अब मुझे शॉपिंग में जाना है, केमिकल रिएक्शन तो है, लेकिन सबसे बड़ा मसला है जो मुझे तंग करेगी, वो मेरी फैमिली तंग करेगी। क्योंकि अम्मा को कहीं और जाना होगा, बहन को कहीं और जाना होगा, भाई को कहीं और जाना होगा। यूजुअली भाई तो और अब्बा तो कंप्रोमाइज कर लेंगे, ये जो खवातीन वाला मसला होगा ना, ये बड़ा खतरनाक। तो ये जो बहन होगी उसको चीज लेनी होगी, लेकिन वो सोचती रहेगी पहले खड़ी होकर कि ये लूँ, तो फिर उसको याद आएगा कि नहीं उसकी दोस्त की सहेली ने ये कहा था यहाँ से लेना है। इसी तरह से अम्मा जब दुकान में जाके चीज फाइनल कर लेंगी तो अम्मा को फिर याद आएगा ये तो मैंने बड़ी जल्दी से चीज फाइनल कर ली। फिर अम्मा बोलेंगी दुकानदार को, नहीं ये जो चीज तुमने 5,000 की दी है ये मुझे 500 में चाहिए। तो ये सारे फैक्टर्स तो मैं जज ही नहीं कर सकता। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं शॉपिंग पे जाना है, केमिकल रिएक्शन करना चाहता हूँ, तो मुझे अपना टाइम निकालना है। तो मुझे टाइम ये सोच के नहीं निकालना कि मेरे घर से शॉपिंग प्लाजा कितना दूर है। मुझे ये सोच के निकालना है कि मेरे साथ जाने वाली मखलूक में कितनी जो है ना वो तंग करने वाली चीज है। क्या मेरा भाई है, या मेरे अब्बा है, या मेरे चाचू हैं, ताए हैं, वो 5 मिनट से ज्यादा कोई चीज नहीं लेने में लगाते। उनको एक चीज समझ में आके वो ले लेंगे, चाहे वो जितने की भी मिल रही हो। लेकिन अगर मैं जा रहा हूँ अपनी बहन के साथ या अपनी अम्मी के साथ, तो फिर चैलेंज ये होगा कि मुझे ये देखना पड़ेगा कि इसके बाद, शॉपिंग के बाद, आज जिंदगी में और कोई काम हो नहीं सकता। क्योंकि अगर मैं कोई काम रखूंगा तो मैं अपने लिए ही खुद परेशानी होगी। तो द स्लोएस्ट स्टेप, दैट इज व्हाट आई मीन टू एक्सप्लेन, द स्लोएस्ट स्टेप इज व्हाट यू डोंट नो, ये कब होगा। तो उसी से हम रेट निकालते हैं। यानी कि अब अगर मैं घर पे आऊंगा बहुत देर से और अब्बा मुझसे पूछेंगे तुम कहाँ थे, तो मैं अब्बा को बोलूंगा शॉपिंग सेंटर। तो अब्बा बोलेंगे शॉपिंग सेंटर तो भाई घर के से 5 मिनट की वॉक पे, तुम्हें ही क्यों 6 घंटे लग गए? तो जैसे ही मैं पीछे एंट्री मारेंगे अम्मी, तो अब्बा खुद ही चुप हो जाएंगे। अब्बा समझ जाएंगे कि जो स्लोएस्ट स्टेप था वो ये था जिसकी वजह से उसको टाइम लगा। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। रेट इक्वेशन हम कभी फास्ट स्टेप से नहीं लिखते, क्योंकि फास्ट स्टेप का तो रेट बताने की जरूरत ही नहीं है हमें। हमें पता है फास्ट है, 1 मिनट में हो जाएगा, 1 सेकंड में हो जाएगा। 1 सेकंड भी मैं बहुत ज्यादा कह रहा हूँ। हमें तो टाइम उसी का बताना है ना जो सुस्त है, जो स्लो है। ये बताएं, बात समझ आई? यस सर। अब आते हैं, इसको लेके चलते हैं आगे।
तो ये आ गया रेट इक्वेशन। यहाँ पे मैंने आपको रेट इक्वेशन बनाना सिखाई, और रेट इक्वेशन मैंने बनाना बेसिकली यहाँ पे सिखाई या। अब आप देखें इस रेट इक्वेशन का मतलब है कि हमने ये इक्वेशन लिखी है, ये हमारा केमिकल रिएक्शन है, ठीक है, केमिकल रिएक्शन। और हमने इसकी रेट इक्वेशन में ए और बी लिखा है और सी और डी लिखा ही नहीं है, और ए और बी में भी बी का स्क्वायर कर दिया। तो पहली चीज, केमिकल रिएक्शन और रेट इक्वेशन कैन बी डिफरेंट, ये मैंने आपको बात समझाई थी अभी थोड़ी देर पहले, ठीक है, दे कैन बी डिफरेंट। देन अकॉर्डिंग टू दिस रेट इक्वेशन ऑर्डर ऑफ दिस रिएक्शन इज गोइंग टू बी 3। कैसे पता चला? 1 + 2 3 कर दिया। दूसरी चीज, इफ आई चेंज सर कॉन्सेंट्रेशन जी, सर बी के ऊपर स्क्वायर क्यों है? उधर तो क्योंकि 2 उनको भी नहीं लिखा हुआ एक्सपेरिमेंट, बी की तरफ। हाँ एग्जैक्टली, दिस इज व्हाट इज इट, एक्सपेरिमेंट करके पता चला होगा ना उनको कि बी के ऊपर स्क्वायर आना चाहिए, इक्वेशन देख के थोड़ी पता ओके, चला होगा। ठीक। अच्छा, अब आ जाए कि ए को अगर हम बढ़ाते हैं तो व्हाट वी एक्सपेक्ट, रेट भी बढ़ेगा, और प्रोपोर्शन से बढ़ेंगे। क्या मतलब है प्रोपोर्शन से बढ़ेंगे? ए डबल, रेट डबल, ए ट्रिपल, रेट ट्रिपल, ए हाफ, रेट हाफ, क्योंकि लीनियर रिलेशन है ना। लेकिन अगर हम बात करते हैं बी स्क्वायर, तो अब मसला है, अगर बी डबल होगा तो रेट डबल थोड़ी होगा, रेट तो 4 टाइम्स हो जाएगा। अगर बी ट्रिपल हो तो रेट तो 9 टाइम्स हो जाएगा। अगर बी 4 टाइम्स होगा तो रेट तो 16 टाइम्स हो जाएगा। इसी तरह से अगर रेट हाफ होगा तो, वो सॉरी, बी हाफ होगा तो रेट तो 1/4 हो जाएगा। अगर रेट वन बी 1/4 होगा तो रेट तो 1/8 हो जाएगा। ये बताओ, ये बात समझ आई? यस सर। तो दूसरी चीज हमने ये निकाल ली कि भाई रेट इक्वेशन के साथ हमने ये भी बता दिया आपको। ऑर्डर के बाद बात करेंगे। ऑर्डर क्या क्या हो सकते हैं? ऑर्डर फर्स्ट, जीरो, सेकंड ऑर्डर हो सकते हैं, ये हमारे सिलेबस में है। थर्ड ऑर्डर की भी एग्जांपल्स हम करेंगे, लेकिन वो यूजुअली आते नहीं है। आ जाए तो हम प्रिपेयर्ड हैं उसके लिए। जीरो, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर और थर्ड ऑर्डर। अच्छा, रेट इक्वेशन, ये सारी बातें हो गई हैं, मैंने आपको सारा समझा दिया है, इसमें मेरे को टेंशन नहीं है। हाँ, अब इसको करते हैं राइट, मतलब सवाल। पहले आप पढ़ लें, फिर इसका जवाब देते हैं आप लोग। आराम से पढ़ें, सोचें, फिर जरा मुझे बताएंगे आपको। तो पढ़ा, क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा, अब सॉल्व करता है। तो अगर हम ऑर्डर निकालते हैं विद रिस्पेक्ट टू ए, पहली चीज, तो ये क्वेश्चन है, इसके अब यहाँ पे पार्ट्स मैंने सॉल्व किया हुआ है। तो विद रिस्पेक्ट टू ए जब हम निकालते हैं तो हमने ए की कॉन्सेंट्रेशन देखी 0.5, उस वक्त रेट क्या था, 2 था। सिर्फ ए को देख रहे हैं, बी को देख ही नहीं रहे, क्योंकि अभी सिर्फ ए की बात हो रही है। जब हमने ए को बढ़ाकर क्या किया, 1.5। अब मुझे ये बताओ, 0.5 को क्या किया हमने, 0.5 को डबल किया या ट्रिपल किया? तो आंसर इज ट्रिपल किया, टाइम्स 3 किया, तो 1.5 हो। तो रेट क्या हो गया? तो रेट भी भाई ट्रिपल हो गया, 3 × 2 6 हो गया। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि रेट इज प्रोपोर्शनल टू ए की कॉन्सेंट्रेशन। पावर 1 होगी, 2 3 4 नहीं हो सकती। ये बताओ, ये बात समझ में आई? तो सर इसका ऑर्डर 3 होगा फिर? बेटा, मैं रेट इक्वेशन नहीं लिख पाया, आपने मुझे ऑर्डर ही बता दिया। मैंने तो अभी सिर्फ रेट इक्वेशन लिखी है। आपको सिर्फ ये समझ में आया कि ये 1 है, सिर्फ ये सवाल है, यस सर। बस, और कुछ नहीं। तो ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ए इज 1, द आंसर टू पार्ट ए इज 1। अब आ जाए, थोड़ा सा और आगे चलते हैं।
उसमें क्या है सीन? उसमें सीन है कि भाई हमारे पास वो कहता है कि ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू बी निकालें। ठीक है भाई, बी निकाल लेते हैं। तो बी की कॉन्सेंट्रेशन यहाँ तो चेंज ही नहीं हुई। तो बी जब 2 था, जब इनिशियल रेट 2 था, बी की कॉन्सेंट्रेशन यहाँ चेंज हुई। इसका मतलब है बी हो गया 1 का डबल टाइम्स 2। तो रेट डबल नहीं हुआ। रेट क्या हुआ? रेट बेसिकली टाइम्स 2 8 हो गया। यानी कि यहाँ पे फर्क पड़ा टाइम्स 4 का। तो ये कैसे होगा? ये क्या होगा? दैट इज इंपॉर्टेंट। ये कैसे होगा? इसका मतलब ये क्या? रेट जब हम बी को देखते हैं तो इनिशियली इट वाज 1 एंड दिस वाज 2, नाउ दिस इज 2। ये 4 नहीं हुआ, ये 8 हो गया। ये कैसे हुआ? तो इसका मतलब है कि यहाँ पे रिलेशनशिप होना चाहिए स्क्वायर्ड फॉर्म में। क्या मतलब स्क्वायर्ड फॉर्म में होना चाहिए? जब हम बी को डबल करते हैं ना, तो आंसर हमारे पास 8 आ रहा है, 4 नहीं आ रहा। ये इंपॉर्टेंट है। तो 8 कैसे आएगा? सोचें, बताएं, क्या कहेंगे? कैसे आएगा? इसका मतलब ये हुआ कि रेट असल में तो क्वाड्रपल्ड हुआ ना। क्वाड्रपल्ड का मतलब है 4 गुना बढ़ गया, राइट? 4 गुना कैसे बढ़ा होगा? हमने तो बी को सिर्फ 2 गुना बढ़ाया था, जिसका मतलब है असल में बी नहीं है टर्म में, बी स्क्वायर्ड है, तभी जाके क्वाड्रपल्ड हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि रेट इक्वेशन अगर हम बी के लिए बनाएंगे तो बी नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे? बी स्क्वायर्ड लिखेंगे। ये बताइए, बात समझ में आई? नहीं सर, सर ये देखिए, टू अगर नीचे तो 6 हो रहा है ना, 2 के बाद 6 हो रहा है रेट। जी बिल्कुल सही सोचा आपने। तो सर वो तो 4 होना चाहिए फिर। तो इस स्टेप में बी की कॉन्सेंट्रेशन क्या चेंज हुई है? नहीं तो सर फिर रेट कैसे चेंज हो गया? क्योंकि वो तो ए के हिसाब से चेंज हुआ है, वो तो बात हो चुकी है पहले। सर वैसे भी अगर हम, जब डबल हो रहा है, रेट 1 से 2 पे जा रहा है, तो अगर हम 6 का भी स्क्वायर करें तब वो 8 तो नहीं बनता। पहली चीज, जब हम रेट कैलकुलेट कर रहे हैं इस वक्त, तो हमारा फोकस कौन है? बी। कौन नहीं है? ए। तो अब हम देखेंगे कि बी की जो वैल्यूज अवेलेबल है वो ये है। ठीक है, फिलहाल बी का रेट कॉन्सेंट्रेशन चेंज नहीं हुई। अब रेट क्यों चेंज हुआ? रेट ए की वजह से चेंज हुआ था, जो कि अभी टॉपिक ऑफ डिस्कशन नहीं है, छोड़ दो। बी का रेट चेंज हुआ है 1 से 2 यहां पर। दैट इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, दैट इज इंपॉर्टेंट। तो अब रेट ओरिजिनल से देखेंगे आप, इसको स्किप करेंगे आप। तो अब वो हुआ है 2 से 8। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं बैठ के यहाँ पे मैथ्स करूंगा कि यार ये 2 से 8 में क्या रिलेशन है। मैथ्स मुझे सिर्फ ये करनी है कि जब ये 1 था, अब ये हो गया 2, दैट मीन्स 1 से डबल हो गया। तो रेट होना चाहिए था, अगर लीनियर रिलेशनशिप होता, 2 का डबल, विच शुड बी 4। हुआ नहीं 4, क्या हुआ? 8 हुआ। इसका मतलब ये निकाला मैंने कि बी और रेट का रिलेशन डायरेक्ट नहीं है, डायरेक्ट स्क्वायर है। क्योंकि जब मैं इसे 1 यूनिट छेड़ता हूँ तो रेट पे 1 यूनिट का फर्क नहीं पड़ता, रेट पे टाइम्स 4 यूनिट का फर्क पड़ जाता। तो अगर ये बी है, तो रिलेशनशिप में अगर बी विद पावर 1 होता तो डबल होना चाहिए था। लेकिन क्योंकि बी विद पावर 2 है, तभी जाके 4 टाइम्स का फर्क पड़ सकता है। ये है मैथ्स। इसमें जो 4 है वो यहां से नहीं आया कि 2 मल्टीप्लाइड बाय 4 8 है, वो यहां से आया कि भाई इसका इफेक्ट है। अब ये भी लिख देगा, इसका इफेक्ट है टाइम्स 2 का, जबकि इसके ऊपर इफेक्ट है 4 टाइम्स का। तो ये एक्चुअल में 2 स्क्वायर्ड है। ये बताएं, अब ये बात समझ में आई आपको? जी ये बात तो समझ में आई है, लेकिन अगर हम 2 स्क्वायर भी करते हैं तब तो वो 8 तो नहीं बनता। मैं लास्ट में जो मैं 8 आ रेट रहा में है। थोड़ी, मैं वही तो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको कि मैं रेट की वैल्यू थोड़ी देख रहा हूँ। मैंने तो रेट की वैल्यू देखी नहीं है। मैं तो सिर्फ ये देख रहा हूँ कि ये इफेक्ट था डबल। रेट जो भी हो, चाहे यहाँ लिखा हुआ 4, चाहे यहाँ लिखा हुआ 16, जो भी हो, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं ये देख रहा हूँ कि जब मैं रेट
कॉन्सेंट्रेशन को डबल कर रहा हूँ तो रेट पे कितना फर्क पड़ रहा है, दैट्स व्हाट आई एम सीइंग, दैट इज इट। वैल्यू सर कुछ आगे भी हो समझ सकती है, वैल्यू कुछ भी हो सकती है। आगे। तो अब अगर हम नोट करें, हमने बड़े आराम से अपने बी को भी बना लिया और अभी थोड़ी देर पहले हमने ए को बनाया था। अब आप ये कह सकते हैं कि अगर आप इन्हें कंबाइन करके लिखेंगे तो आपका जो ओवरऑल आंसर आएगा वो होगा ए बी स्क्वायर्ड, और वो होगी रेट इक्वेशन आपके पास। तो अब आप ऑर्डर निकाल लें तो वो आएगा 3, थर्ड। ये बात समझ में आती है आपको? यस सर। इसके बाद जो क्वेश्चंस हैं वो तो आप पढ़ ही लीजिएगा। इसके बाद जो दूसरी चीज इस टॉपिक में हमें कवर करनी है वो कवर करनी है कि अगर हमारा ऑर्डर 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा तो क्या होगा। तो ऑर्डर अगर हमारा 1 2 3 होगा तो उसके लिए हमें डिफरेंट कर्व्स या डिफरेंट शेप ऑफ ग्राफ्स बताने। फर्स्ट इज जीरो ऑर्डर रिएक्शंस। ये यूजुअली वो रिएक्शंस होते हैं जो लाइट की प्रेजेंस में होते हैं या फोटोकेमिकल रिएक्शंस होते हैं, ये वो रिएक्शन होते हैं। तो जब भी हम जीरो ऑर्डर रिएक्शन निकाल लेंगे, रेट इक्वेशन में जब हमें ये नजर आ रहा होगा कि जीरो है, तो हमारे पास रेट का कॉन्सेंट्रेशन से कोई रेलेवेंस नहीं होगा, स्ट्रेट लाइन बनेगी। कॉन्सेंट्रेशन चाहे जो मर्जी होता जाए उससे भी हमारे पास कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो भी स्ट्रेट लाइन में जाती रहेगी, उसमें कोई कर्व शर्व नहीं बन रहा होगा किसी भी तरह का। ये है जीरो ऑर्डर रेट। अब इसकी मैं एक एग्जाम्पल आपको देता हूँ जिससे आपको ये पूरी बात 1 मिनट में समझ में आ जाएगी। अभी हम जो बात कर रहे थे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वाली, ठीक है, तो अगर हम ये कहते हैं कि ये रिएक्शन हुआ है तो इसके लिए कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर इंपॉर्टेंट है या क्लोरोफिल और सनलाइट इंपॉर्टेंट है, क्या कहेंगे? तो इंपॉर्टेंट होने का मतलब जरूरी, जिसके बगैर ये हो ही नहीं सकता। तो सर हर चीज के बगैर नहीं हो सकता, नहीं नहीं समझें। जितना मर्जी कार्बन डाइऑक्साइड अवेलेबल हो, जितना मर्जी पानी अवेलेबल हो, इनकी कॉन्सेंट्रेशन को कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर ये एब्सेंट हो, राइट। लेकिन अगर ये प्रेजेंट होगा तो फिर इनकी कॉन्सेंट्रेशन कम होना शुरू हो जाएगी। इसका मतलब है कि इक्वेशन में इसके 1 मोल्स हैं, इसके 2 मोल्स हैं, इसके 2 मोल्स हैं, इसके 4 मोल्स हैं, इसके 6 मोल्स 8 मोल्स हैं, दे आर इररेलेवेंट। ये चेंज इसलिए थोड़ी हो रहे हैं कि ये ज्यादा है या कम, ये चेंज इसलिए हो रहे हैं कि सनलाइट प्रेजेंट है या नहीं, या क्लोरोफिल प्रेजेंट है या नहीं। ये बताइए, बात समझ में आई? यस सर। तो रेट इक्वेशन में इसीलिए आपको क्या चीज नजर आ रही है, स्ट्रेट लाइन। और कॉन्सेंट्रेशन में भी आपको क्या नजर आ रही है, स्ट्रेट लाइन। लेकिन अगर कहीं पे कर्व शेप होता फिर मसले मसाइल होते हैं। तो वो क्या क्या होते हैं, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए अब आपको नजर आ रहा है कि रेट इंक्रीज हो रहा है, कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज हो रही है, यूनिफॉर्म कर्व है। ये याद होनी चाहिए चीजें, ये आपको मैं भेज भी दूंगा, आप भी कर लीजिएगा। सेकेंड ऑर्डर के अंदर क्या आ रहा है, एक्सपोनेंशियल कर्व नजर आ रहा है। यहाँ पे ये डिक्रीज हो रहा है लेकिन ये कभी जीरो नहीं हो रहा, जबकि फर्स्ट ऑर्डर में ये जीरो हो रहा था। ऊपर जाके देखें, ये सॉरी, पर भी जीरो नहीं हो रहा, क्यों नहीं दिखाया मैंने जीरो, ये जीरो होगा, ये यूं जाएगा, ये जीरो पे जाएगा ये, ठीक है। तो ये ऐड कर लीजिएगा इसमें। क्यों नहीं आया, नजर इसमें आना चाहिए था। थर्ड ऑर्डर में जाते हैं तो वो तो खतरनाक किस्म का एक्सपोनेंशियल ऑर्डर होगा। ये रहा, ये एक बेसिक कंपैरिजन आपको तो नजर आ रहा होगा। फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड तीनों की ग्राफ ये पता होनी चाहिए ग्राफ। इसके अलावा इस चैप्टर में एक और पार्ट रह जाएगा, दैट इज हाफ लाइफ। तो आई वुड से कि पहले आप थोड़ा सा इसको टाइम दो, फर्स्ट हाफ ऑफ द चैप्टर को, जो कि कैलकुलेशन हैं जिसमें कुछ ग्राफ भी स्टडी करो, फिर हम इसको हाफ लाइफ को बाद में, फिर ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। ये बता, एनी क्वेश्चन एनी डाउट्स? नो सर। ठीक है, तो मैं ये फाइल सेंड कर रहा हूँ आपको, आप देखो आराम से, फिर इसके अंदर कोई क्वेश्चन हो पूछना। और नेक्स्ट क्लास से पहले पहले पढ़ लेना ताकि फिर हम हाफ लाइफ पढ़ लें, फिर हमारा ये टॉपिक खत्म होगा, फिर हम उसके बाद से कोई क्वेश्चन करेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे।